दोस्तों, अभी हम लोग एक बहुत ही बढ़िया थियरी देखने वाले हैं जिसका टाइटल है सीरीज रेजोनेंस। इसका मतलब यह है, अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को तीनों को सीरीज में रखा गया और अगर कुछ केस में फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से, या मान लीजिए आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई दे रहे हो, तो एक फ्रीक्वेंसी पे आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक सी हो जाती है, तो उस वजह से जो इफेक्ट अवेलेबल होता है, जो ऑब्जर्वेबल होता है, उसको हम सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और हमने यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई दिया गया है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरा केस है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं 50 हर्ट्ज नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली सप्लाई का फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे रेजोनेंस देखने मिलेगा। तो हमको पता है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल का इक्वेशन है एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ऐसे एक्सी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सी कम होता है। तो दोस्तों एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों एक से हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो उस कंडीशन में, उसमें जो भी आपको ऑब्जर्वेबल कंडीशन होती है उसको सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर डायग्राम है, यहाँ पे हमको पता है करंट और रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वो सेम इन फेज आएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ नीचे की तरफ आएगा और इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप वहां ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वहां पे कैपेसिटर में करंट लीडिंग है और इंडक्टर में करंट लैगिंग है। लेकिन जिस वक्त VC इज इक्वल टू VL हो गया, तो ये पूरा हो जाएगा रेजिस्टिव वेक्टर डायग्राम। प्योर रेजिस्टर के लिए वेक्टर डायग्राम जैसा होता है, वहां पे VR और I इन फेज होते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करूंगा तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहां पे ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगी, और उस वक्त आपका जो इम्पीडेंस होगा वो भी चेंज होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहले हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ढूंढते हैं। आपको जीटीयू के एग्जाम में पूछते हैं डिराइव इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ड्रॉ डिफरेंट पैरामीटर्स एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो मान लीजिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, क्योंकि हमको पता है उसी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl और एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π² LC। तो ये हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो हमारा इंपीडेंस रेजोनेंस के वक्त दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल इंपीडेंस है R² + XL - XC, लेकिन हमको पता है रेजोनेंस के वक्त XL और XC दोनों एक वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस आपका इंपीडेंस है प्योर रेजिस्टेंस हो जाएगा। सर्किट में जितना रेजिस्टेंस वैल्यू है उतना ही आपका इंपीडेंस वैल्यू आएगा। तो उस वक्त दोस्तों आपका करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू है तो आपका करंट कुछ कम रहेगा, लेकिन जैसे ही ये वैल्यू 0 आ जाता है तो I इज इक्वल टू V/Z नहीं रहेगा, V/R रहेगा। तो ये R का वैल्यू कम आने की वजह से करंट मैक्सिमम रहेगा। इसी वजह से रेजोनेंट कंडीशन के वक्त हमारा करंट मैक्सिमम रहता है। तो दोस्तों ये आपका इक्वेशन है और ये रेजोनेंस में करंट है। आपको थियरी में कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो पैरामीटर है उस पर चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि सारा केस रेजोनेंस का है, सीरीज रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी के अराउंड रहता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आपने रेफरेंस लिया है और मान लीजिए आपका R कांस्टेंट है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो ये कांस्टेंट आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस का वेवफॉर्म कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल डीसी करंट की तरह। ये R आपका कांस्टेंट वैल्यू है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी सर्किट पे R कांस्टेंट रहेगा। दूसरा है एक्सएल, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हमको पता है 2πfl, तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो 0 से लेके एक वैल्यू तक बढ़ेगा।
तो ये एक्सएल हो गया। थर्ड वैल्यू है एक्सी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो 1/2πfc है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, वो जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो ये हमारा एक्सी का वेवफॉर्म हुआ। तो दोस्तों अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी लेना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ग्राफ में एक्सएल माइनस एक्सी इस प्रकार मुझे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है आपको ये सेंटर में दिख रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्रॉस हो रही है, तो ये पॉइंट को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों का वैल्यू सेम हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो ये f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC, जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो ये है पॉइंट आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। आगे बढ़ते हैं। आपका इंपीडेंस है दोस्तों, इंपीडेंस आपका कैसा होता है कि Z है, तो हमको पता है रेजोनेंट के वक्त आपका इंपीडेंस कैसा होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि आपका XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो ये आपका इंपीडेंस देखिए मिनिमम हो गया, वैसे इंक्रीज है फिर वापस यहाँ पे जाता है, तो रेजोनेंट के वक्त आपका इंपीडेंस मिनिमम हो गया। और करंट कितना होता है दोस्तों, करंट मैक्सिमम होता है, तो करंट आपका यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके सारे वेवफॉर्म, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस, इंपीडेंस और करंट, ये सारे वेवफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये सारे वेवफॉर्म आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, 0 से इंक्रीज होगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2πfc पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और एक्सएल माइनस एक्सी आपको जहां पे फ्रीक्वेंसी का क्रॉस करेगा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC, और आपका इंपीडेंस है वो रेजोनेंट के वक्त मिनिमम होगा, इसीलिए यहाँ पे उसको हमने मिनिमम ले लिया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपका करंट आएगा रेजोनेंट के वक्त मैक्सिमम हो जाएगा, अदरवाइज वो पूरा ऐसा शेप पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा, ये बहुत ही सिंपल थियरी है, लेकिन समझने के लिए आपको एक दो बार ये वेवफॉर्म ड्रॉ करने होंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।